नमस्कार। खबर तो आपको मिली गई होगी, शुभेंदु अधिकारी का एक नया वीडियो आ गया है, जिसमें नया वीडियो नहीं पुराना वीडियो आ गया है और इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि कैसे मोदी शाह एक ज़माने में, मोदी का भी बयान है, शाह का भी बयान है, जो शुभेंदु अधिकारी को बेईमान बताते थे। इनका स्टिंग ऑपरेशन बाकायदा एक पकड़ा गया था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी बातें कही थी और वो वीडियो अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोर्टल से हटा दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने और भी जितने भी घोटाले निकल के आए थे इन लोगों के, उन सबको अब दबा दिया, उनकी बात करनी बंद कर दी है। लेकिन ये खबर है, एक आइसोलेटेड खबर है या एक पैटर्न है, पहले तो ये समझें। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह की खबर जब आती है तो हमको क्या पता लगता है। तो मैंने एक दृष्टिकोण देखा कि हमारी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी है, क्या वो अब वही काम कर रही है जिसके लिए बनी थी, या वो बिल्कुल बदल चुकी है, वो कुछ और काम करने लगी है और उसका काम किसी भी तरीके से काले धन को सफ़ेद करने वालों को पकड़ने के बजाय लोगों को पकड़ पकड़ के लाना, जैसे आवारा जानवरों को सड़क से पकड़ के लाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भर्ती करना रह गया। इसके लिए हम आंकड़ों की मदद लेंगे, इतिहास की मदद लेंगे। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2014 के बाद से 2024 तक के आंकड़े हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने उसको छापा था। 2014 के बाद से 25 विपक्षी नेता ऐसे हैं जिन पर ईडी या इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की कार्रवाई चली और वो बीजेपी में चले गए। 23 मामलों में कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और एक मामले में ये व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय हो गई। जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 3 मामलों में जांच औपचारिक रूप से बंद हुई, 20 मामलों में कार्रवाई निष्क्रिय बताई गई। अब इन नेताओं की अगर बात करें तो उसमें 10 कांग्रेस वाले थे, 4 एनसीपी वाले थे, 4 शिवसेना, 3 टीएमसी, 3 टीडीपी, 3 टीएमसी और टीडीपी के 2 और एसपी का 1 और वाईएसआरपी के 1, कुल मिला के। अगर आप बड़े नामों की बात करें तो आपके पास अशोक पवार हैं, अशोक चौहान हैं, अजित पवार हैं, हिमंता हैं, शुभेंदु हैं, भावना गवली हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक रिपोर्ट 2022 में बताती है कि ईडी के जो जांच के दायरे में लोग आए उसमें 95% पॉलिटिकल नेता थे। अब अगर हम कुछ समय रुक के यहीं पे इस डाटा को होल्ड करके समझें तो निचोड़ ये निकलता है कि 100 में से 95 केसेस ईडी नेताओं के खिलाफ दर्ज कर रही है। ईडी बनाई किस लिए गई थी? ईडी बनाई इसलिए गई थी कि जो लोग भी बुरा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं वगैरह वगैरह, उन लोगों के घोटाले, भ्रष्टाचार, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों से वो जो पैसा है उन्होंने कमाया, वो पैसा कहाँ लगाया और उस पैसे के ज़रिए ब्लैक को वाइट तो नहीं किया गया। ईडी का एकदम स्पेसिफिक काम है। मतलब मान लीजिए कि आप अगर गांजा बेचते पकड़े गए तो ईडी का काम गांजा बेचने पर कार्रवाई करना नहीं है, वो नारकोटिक्स का काम है। ऐसे ही जो सीबीआई का काम है सीबीआई का, ईडी का काम केवल इतना है कि काले धन को इन्होंने कहाँ रूट किया और सफ़ेद रंग में तो नहीं बदला, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशन है। दुनिया भर में अपराध को, संगठित अपराध को कम करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है कि भाई आप ऐसा ना हो ना कि आपने ड्रग्स बेची, पैसा कमाया, उस पैसे को कहीं ठिकाने लगा दिया, उसके बाद आप गिरफ्तार हो गए या जो भी हो गया तो पैसा आपका बच गया। तो इसलिए ईडी बनी थी। पर ईडी कर क्या रही है? आप देख रहे हैं 95% केवल नेताओं के खिलाफ ईडी लगी हुई है। तो ये जो चीज़ है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे देखें तो ये अपने आप में कहानी है जो ये बताती है कि किस तरह से ईडी एक बेहद शर्मनाक तरीके से कहें या गलीज तरीके से जो काम है, काले धन को पकड़ना, बड़े बड़े स्मगलर हैं, बड़े बड़े उस तरह के लोगों के बजाय नेताओं पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और नेताओं में भी उन नेताओं पे जो सत्ताधारी पार्टी में नहीं हैं। और बाद में देखा गया कि इनमें से कई नेताओं ने, ज़्यादातर नेताओं ने, 25 नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके उनकी वॉशिंग मशीन में डुबकी लगा के जान छुड़ाई। इस आंकड़े को अभी हम और आगे जाएं तो हमारे पास एक लिस्ट बनती है। जैसे अजित पवार एनसीपी पे आए, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव घोटाला, और बाकायदा इकोनॉमिक ऑफिस ने केस बंद किया, ईडी केस लगभग ढीला पड़ गया। एनसीपी वाले अजित पवार पार्टी तोड़ के इधर आए और उनकी ज़िंदगी सफल हो गई। प्रफुल्ल पटेल, इकबाल मिर्ची से उनका, इकबाल मिर्ची जैसा बड़ा गैंगस्टर से जुड़ाव, उनके साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, लेकिन जांच धीमी हो गई क्योंकि वो भी 2023 में एनसीपी से छोड़ के बीजेपी में आ गए। हिमंता विश्वा शर्मा कांग्रेस के,
शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई जांच चल रही थी 2015 में। 2015 के बाद केस एकदम ठंडे बस्ते में चला गया। वो आ गए कांग्रेस में, मुख्यमंत्री बन गए। शुभेंदु अधिकारी नाडा स्टिंग केस, जिसका अभी वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें मोदी जी, अमित शाह उनकी आलोचना करते दिख रहे हैं। 2020 में उनके खिलाफ बाकायदा चार्जशीट दाखिल हो गई। कोर्ट ने चार्जशीट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन तब से कार्रवाई ठहरी हुई है, तारीख पे तारीख। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग केस 2024 सुप्रीम कोर्ट में स्टे के तहत मामला अटका रहा। भावना गवली शिवसेना की और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच एनडीए के साथ 2022 के बाद से हैं, जांच धीमी हो गई। संजय सेठ समाजवादी पार्टी के आईटी और ईडी की रेड चली 2019 में, कार्रवाई में फिर ढील ढाला गया। रविंदर सिंह कांग्रेस परिवार एफएमडीए जांच, अमरिंदर सिंह के बीजेपी में जाने के बाद नो प्रोग्रेस रिपोर्ट किया गया। सोवन चटर्जी टीएमसी, नारदा और शारदा मामले दोनों में शामिल। केंद्रीय एजेंसियों ने ढीला छोड़ दिया 18 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसी तरह से गीता कोड़ा मधु कोड़ा के मामले में, मधु कोड़ा लिंग भ्रष्टाचार के केस में 2024 में कांग्रेस में थी वो, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी आसान है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के स्लम डेवलपमेंट की ईडी जांच चल रही थी 2024 में, अजित पवार गुट के साथ आए वो, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। नारायण राणे शिवसेना वाले, शुभेंदु अधिकारी जिनकी बात लगातार सब तरफ चल रही है, और के गीता और ये YSRCP बैंक फ्रॉड सीबीआई का केस 2019 का, अब सब मजे में। तो अगर आप एक तस्वीर देखें तो जो तस्वीर इन सारी चीज़ों को देख के बनती है, वो तस्वीर ये बनती है कि ये जो ईडी है, इसका काम काले मनी को सफ़ेद वाला करने वाला था। 2024 के बाद इस ईडी को बोला तुम ये सब काम छोड़ो, तुम केवल नेता पकड़ लाओ हमारे पास, जिसके साथ में वोट हो सकते हैं, जो चुनाव जीतने की कला रखता है, उसके ऊपर फंदा डालो, उसको अटकाओ और लाके उस मछली को हमारी टोकरी में डालो। अब इस मछली को हम गांव-गांव, गली-गली में तमाशा दिखा के इससे पैसे बनाएंगे। इसी तरह से अगर आप ईडी के जो मामले हैं उनका हिसाब करें तो इसमें दो पहलू हैं। एक सरकार का दावा है, सरकार का कहना है कि जिस मामले में ट्रायल पूरी हो गई, मुकदमा पूरा चल गया और सजा हुई, तो भाई ईडी के केस में 93 से 95% सजा हो रही है, बात खत्म। लेकिन ये एक अर्ध सत्य है, या कहें कि झूठ कहने का गरीब तरीका है। कैसे है? दिसंबर 2025 तक कुल 58 मामलों में अंतिम फैसला आया, 55 में सजा हुई, और ये कह रहे हैं कि हमारा कन्विक्शन रेट 94% है। यानी आपको ये देख के लगेगा कि भाई ईडी जिसके ऊपर हाथ डालती है उसको सजा दिला के छोड़ती है। यहाँ पर केस बदल जाता है। 2014 के बाद ईडी ने पीएमएलए केस हजारों लोगों पर जमा किए। आप सोचिए, 58 मामलों में अंतिम फैसला आया, हजारों लोगों पर जमा किए, और बहुत सारे मामलों में ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो ईडी का केस करती है ईडी, उसमें जांच करके करे बगैर वो कोर्ट तक जाते ही नहीं है। जब कोर्ट में जाएंगे तो सजा हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, केस को कोर्ट तक ले ही नहीं जा रहे हैं। केस कोर्ट तक नहीं जाएगा तो आपको लगेगा कि भाई देखो इस मामले में तो सजा नहीं हुई, आपके मन में जाएगा अंधेरगर्दी है, न्याय व्यवस्था ढीली है, ईडी क्या करे। लेकिन कहानी क्या है, ईडी अपना काम बना रही है बीच में। ये ठीक सिंपल तरीके से समझ लीजिए, ये उस मॉडल को उठा लिया इन्होंने पॉलिटिक्स में, जिसमें थानेदार जो है किसी को पकड़ के ले जाता है, पकड़ के ले जाके थाने में रखता है और 2-4 चमट लगाता है, और उसके बाद पैसे आ जाते हैं तो छोड़ देता है, या अपना काम जो करवाना है वो करवा लिया तो छोड़ दिया। सिंपल, कहीं साइन वाइन कराने तो वो करा लिया, मकान खाली कराना है तो वो करा लिया और छोड़ दिया। इस केस में भी यही हो रहा है, क्योंकि जो सरकारी पार्टी है वो इनको पकड़ के ईडी वीडी के केस में डालती है और उसके बाद में छोड़ देती है। ना वो सिपाही जो थाने वाला पकड़ के ले गया था वो कोर्ट में केस लेके जाता है, ना ये कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं, पर काम हो जा रहा है। अब अगर आप पूरी तरह से देखें तो 2015 से 25 के बीच 5892 पीएमएलए के केस हुए हैं। केवल 8 मामलों में कन्विक्शन ऑर्डर हुआ है। अगर इस तरह से आप देखें तो कुल मामलों के हिसाब से सिर्फ 0.14% मामलों में कन्विक्शन हुआ, यानी सजा हुई है। केस दर्ज हुआ और उनमें से कितनों को सजा हुई, ये अगर आप हिसाब लगाएंगे तो होगा 1.4 मामलों में। लेकिन जब आप हिसाब लगाएंगे कि फैसला कितने केसों में आया, उसका परसेंटेज गिनेंगे, उसमें 95% के आसपास मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप केवल 0.1% के आसपास ही मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप खुद इस मामले का फैसला कर ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की शैली है
वो शैली खुद ही बाहर मामला निपटा लेने की है। वो केस रजिस्टर नहीं करेंगे किसी आदमी पे, बुलडोजर चला देंगे। वो कहीं पे कोई धरना दे रहा है तो उस धरना करने वाले के ऊपर जो उसने काम किया उसका मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, 50 दूसरे मुकदमे लगा देंगे, देशद्रोह का, फलां फलां, ढिमका ढिमका। यानी पूरे कानून का दुरुपयोग करो और उसको अदालत के बाहर ही फैसला कर दो। गौरक्षक है, पीटो, मारो, उसके ऊपर जो केस लगना चाहिए वो नहीं लगने देंगे। और बाद में भी लोग छूट जाते हैं। अलवर का पहलू खान केस जैसा तो कोई केस ही नहीं है। वो आदमी बेचारा अपनी गाय लेके जा रहा, रहम की भीख मारा, मर गया और मर्डर दर्ज नहीं हुआ। खैर, आखिर में सब लोग बेकसूर, उसका मर्डर किसी ने नहीं किया था। खैर, तो इस तरह से अगर आप पूछें तो ईडी पूरे मामले को, अगर आप ईडी से पूछेंगे तो वो कह रहा है कि ज़्यादातर जो अदालत में पहुंच गया उसमें कन्विक्शन हो गया था, लेकिन थोड़ा लंबी जांच चलती है। जैसे पीएमएलए के मामले हैं, उसमें लंबी जांच चलती है, बहुत डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अदालतों में देरी होती है और पूछताछ रेड के बाद फिर लंबा चला जाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसलिए हो रहा है कि भाई साहब, जहां आपको पकड़ कर डाल दिया जेल में एक बार मनी लॉन्ड्रिंग में, पीएमएलए में, उसके बाद आपकी जमानत ही नहीं है। जमानत क्यों नहीं है? क्योंकि जज साहब की जिम्मेदारी है, जमानत दी तो आपकी गलती है। क्यों? कानून कहता है कि जब जज खुद कन्विंस हो कि आदमी बेकसूर है तब जमानत देनी है। अब कौन जज अपने माथे पे ये लोड लेगा कि भैया बेकसूर है? और बेकसूर साबित करने की जिम्मेदारी जिस आदमी को पकड़ के ले गए हैं। जो आदमी थाने में लॉकअप में बंद है वो आदमी खुद को बेकसूर साबित करे। तो ये सिरे से ही कानून में इतनी बड़ी गड़बड़ी है और भारत के बाकी कानूनों में ऐसा नहीं है। अगर आप मर्डर में किसी को पकड़ के ले जाओगे तो पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि इसने मर्डर किया है, लेकिन ईडी अगर आपको पकड़ के ले जाएगी, पीएमएलए लगा, तो आपको ही साबित करना पड़ेगा कि आपने कोई घोटाला नहीं किया है। और जब आप साबित कर दोगे, कोर्ट कन्विंस हो जाएगा, तब आपको बेल मिलेगी। तो इस चक्कर में ईडी में जो वह अंदर गया नप गया। फिर उसके बाद सरकार कह रही है जांच है, चल रही है प्रक्रिया, घसीट रहे हम प्रक्रिया। घसीटते 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 क्या होता है भाई साहब? आप दम तोड़ देते हो और वॉशिंग मशीन में कूद पड़ते हो। नेताओं के केस में यही होता हुआ लग रहा है। अगर आपने कोई भी गलत काम किया तो ये ईडी का काम है कि वो देखे पैसा कहाँ गया, कैसे गया, लेकिन वो काम वो नहीं कर रही है। और वो क्या कर रही है? जो उसको नहीं करना चाहिए। भाई, ईडी का काम है, पैसा अगर किसी ने घोटाला किया, दिख रहा है, सीबीआई जांच कर रही है, घोटाले किया कोई कर रहा है, तो उसको लगा कि इस घोटाले में पैसा ब्लैक का वाइट हुआ होगा, तो फिर ईडी अपना केस रजिस्टर करती है। होटल खरीदा हो, प्रॉपर्टी, फर्जी कंपनी, हवाला, विदेशों में पैसा, जो भी किया हो, वहाँ पर ईडी का रोल है। पर ईडी का रोल, जो हमारे वीडियो का इसका मूल थीम है, वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि ईडी का रोल जो है वो अब कम से कम काले धन को सफ़ेद करने वालों को पकड़ने का नहीं है, बल्कि आदमी को फांसना, लपेटना और उसके बाद उसको ले आना कटघरे में घेर घार के ही, लो भाई अब आप बीजेपी में जाओ। और बीजेपी में जाने के बाद ईडी हल्की पड़ जाती है। आप ये भी नहीं कह सकते ईडी ने मुकदमा वापस ले लिया, क्योंकि ईडी ढीला छोड़ते रहे उसको, तो आप टेक्निकली बचे हुए हो। इस तरह की कहानियां अपने आप में एक बड़ा खतरा दिखाती हैं। और असल दबाव जहां से आता है 5 जगह से, वो कौन सी है? क्योंकि इसमें गिरफ्तारी की जा सकती है ईडी की। भाई, आदमी अपने बीवी बच्चे वाला आदमी है, हम पॉलिटिक्स में आए, जनसेवा के लिए आए हैं, हम मरने थोड़ी आए हैं भाई। तुमने उठा के हमको जेल में डाल दोगे, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, राशन कैसे चलेगा? संजीव भट्ट को देखो ना, इतना बड़ा आईपीएस अधिकारी था, उसकी बीवी दर दर की ठोकरें खा रही है। तो इस देश में आदमी डरता है कि भैया कानून की इतनी ताकत ईडी की, और उसके बाद गिरफ्तारी, तलाशी होगी, पीछे से कौन सा छापा मारा, क्या प्लांट कर दें, कौन सी जेब में गांजा रख दें, 100 डर रहते हैं, बेल मिलती नहीं है। तो इस सारी कंडीशनों में प्राइमा फेसी आपको दोषी मान के ही चल रहा है सिस्टम। तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, घर जमीन अटैच हो जाएगी, ये सब हो जाएगा, कंपनी की संपत्ति है तो उस पर रोक लगे। तो आपके पास में क्या रास्ता बचेगा? आप ही हो, मान लीजिए किसी भी पार्टी में हो, आपको लगेगा भैया कि एक रास्ता दिख रहा है यहाँ पे, वहीं चले जाओ, वॉशिंग मशीन वाला, तो वो वहाँ चले जा रहे हैं। तो ये अगर आपको लग रहा है कि वो भ्रष्ट आदमी, उसको भर्ती कर लिया, भाई वो उसके पास में कोई और तरीका ही नहीं है, कोई रेस्क्यू रिस्पाइट ही नहीं है। तो जो सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक बदनामी, मीडिया ट्रायल, कारोबारी नुकसान, सामाजिक बदनामी, ये सब झेलना और खुद को निर्दोष साबित करना, जज साहब को भी बेचारों को ये हक नहीं है कि वो कहते हैं हाँ भाई ये निर्दोष है। तो ये अपने आप में एक प्रोसेस वाली भयंकर
कमी है जो इस देश में एक भ्रष्टाचार फैला रही है। आप एक बात नहीं है, एक नेता नहीं है, कई सारे मुख्यमंत्री, सारे लोग, 8 मुख्यमंत्री आपने कांग्रेस से ला के बनाए। अब आप जरा उस आदमी की सोचिए जो बेचारा धोती के अंदर हाफ पैंट पहन के सुबह शाखा जाता है, नमस्ते सदावत्सल्य करता है, पूरा जीवन लगा देता है, विवाह नहीं करता, कुछ नहीं करता। वो आदमी मजबूर है कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उसकी विचारधारा, उसकी सोच, उसकी अपनी समझ, उनका दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत, ये सब केवल एक कमोडिटी हो गए जिसको बेच के एक पार्टी सत्ता कमा रही है। उन सिद्धांतों को छोड़ दिया। अब जो लोग उसको मानने वाले, मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए मध्य प्रदेश में प्रचारकों ने आरएसएस की अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े। कोई भला आदमी देश में चुनाव जीत नहीं सकता, मतलब आम आदमी तो वो भी नहीं जीत पाया बेचारे, तो होना ही था कि उनको हार जाना था। तो आप सिचुएशन देखिए, उधर उनके साथ हो रहा है, इधर सब तरफ एक चीज़ दिख रही है। तो ये क्या हो रहा है देश में? इसको अगर आपको लग रहा है कि ये लोकतंत्र है, तो ये लोकतंत्र अगर ऐसे चलेगा बंदूक के जोर पे, तो फिर ये तो गणतंत्र हो गया, ये थाना कचहरी तंत्र हो गया, ये इंस्पेक्टर राज हो गया, जिसमें आपके किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों को देखें तो आपको लगेगा कि भाई साहब हालत जो है वो बहुत खतरनाक है। 10 साल में नेताओं और राजनेताओं से जुड़े 193 ईडी केस में से 2 में कन्विक्शन हुई है और बाकी में जाहिर बात है कुछ ना कुछ सेटिंग हुई है। देखिए, अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे आते हैं। बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी को जब वहाँ पर उन्होंने पूछताछ की, सब कुछ किया ईडी केस में, हेराल्ड केस में, उसके बाद से ईडी ने उनके ऊपर हल्का हाथ छोड़ दिया। राहुल गांधी को भेज दिया गया कि आप देश भर में यात्रा करो। यात्रा से उन्होंने जीते, नई शक्ति करके निकले। लेकिन एक ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और सरकार के बीच में कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की राहुल गांधी की एक्टिविटीज़ उनको देख के तो नहीं लगता, लेकिन बनी। पर फिर भी दूसरा केस केजरीवाल का, केजरीवाल के दोबारा जेल जाने की बातें आ रही हैं। अभी वो निर्दोष हुए हैं, फिर हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, स्वर्णकांता वगैरह वगैरह जस्टिस वाला मामला आपको पता है। उसके ठीक पहले जब पिछली बार केजरीवाल फंसते हैं तो दिल्ली की सरकार दांव पे लगाते हैं और वो बीजेपी को मिल जाती है। फिर दोबारा से केजरीवाल फंसने की बात आ रही है तो उसके 9 में से 7 सांसद, वो भी ऐसे सगे वाले खास थे, उसमें बहुत सारे। राघव चड्ढा को तो एक तरह से देखा जाए तो जो कहते हैं लोग, पंजाब का सचमुच का मुख्यमंत्री था वो। भगवंत मान तो केवल गद्दी पे प्रतीकात्मक रूप से बैठे हुए थे, वो ही चला रहा था। वो आदमी बीजेपी में चला जाता, उसके साथ चले जाते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन जो है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए इस देश की पूरी जो जनता की चुनने की ताकत है, हमारी चुनने की जो ताकत है, हम वोट दे रहे हैं आदमी को, कांग्रेस पार्टी को, वो चला गया बीजेपी में, तो वो जो चुनने की ताकत है वो सारी की सारी ताकत खींच के सत्ता के और एनफोर्समेंट एजेंसीज के जरिए जेब में डाल ली जा रही है। तो जो आंकड़े हैं ईडी के, उससे ये लग रहा है कि ईडी का जो काम है वो काम छोड़ के वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की फोर्स बन रही है, जिसका काम लोगों को डरा धमका के पकड़ के पार्टी में लाना है। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हो सकते हैं, उसमें से आप कोई भी एक मान लीजिए, लेकिन ये सीधे ये दिख रहा है। तो ये जो शुभेंदु अधिकारी दिख रहे हैं आपको, ये एक नमूना है। हेमंता दिख रहे हैं, नमूना है। ये एक पूरा का पूरा एक तरीका चला हुआ है। और ये सब लोग, आप एक बात बनाइए, जो दूसरे आइडियोलॉजी से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आपको क्या लगता है इनकी लॉयल्टी पार्टी के लिए होगी या उस नेता के लिए होगी जिसने इनको ईडी से बचाया? तो एक बड़ा तंत्र ऐसा विकसित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जो कुछ नेताओं के लिए केवल लॉयल है, जो इस पार्टी का हो या उस पार्टी का। मुख्यमंत्री भी जो बन रहे हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो या तो उनकी पूंछ दबी हो, डरे हुए हो कि ईडी वीडी से अभी भी इनके सबको क्लीन चिट तो नहीं मिली है ना, मामला ठंडे में डाला गया। तो या तो ऐसे लोग बन रहे हैं या ऐसे लोग बन रहे हैं जो बहुत खुद ही, उनका कोई जनाधार नहीं है, उनको कल अगर हटा दिया जाए तो वो अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह के लोग, ताकि एक जो केंद्रीभूत सत्ता है कुछ लोगों के हाथ में, वो लोग स्ट्रांग होते जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।